अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर नंबर 11 में हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो डेरिवेशन था उसको हमने लेक्चर नंबर 11 में उसका जो इक्वेशन था उसको वहां पर हमने डिराइव किया था। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 12 में इस चैप्टर का जो एमसीक्यूज है उसको यहाँ पर हमने डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 साथ ही साथ स्क्रीन पर भी शो होगा। एमसीक्यू नंबर 1 है द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन अ गैस इज, यानी आपसे फॉर एग्जांपल किस चीज के बारे में पूछ रहा है यहां पर कि टेम्परेचर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के दरमियान कौन सा रिलेशन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से आपने किसी भी ए के ऊपर टिक लगा। अगर आपने मेरे जो तमाम लेक्चर है इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपने उसको वॉच किया है तो ये जो एमसीक्यूज है ये भी आपके लिए इजी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने जो लेक्चर है उसको सीरीज वाइज वॉच करना है। फिर भी अगर फॉर एग्जांपल आपको फेसबुक पेज पर जितने भी लेक्चर है वो अवेलेबल नहीं है तो आप फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल का विजिट कर सकते हो। वहां पे प्लेलिस्ट में जाके जितने भी लेक्चर है वहां पे अपलोडेड है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने अगर तमाम लेक्चर सीरीज वाइज वॉच किए तो आपके लिए एमसीक्यूज को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा बल्कि बिल्कुल इजी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल टेम्परेचर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के दरमियान कौन सा रिलेशन है। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन ए जो आपके पास है टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये तो नहीं हो सकते हैं। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बी क्या कह रहे कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सी में कह रहे कि टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट, यानी टेम्परेचर का कोई डिपेंड फॉर एग्जांपल वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंड ही नहीं करते एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर। टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो स्क्वायर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का रिलेशन है स्क्वायर एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेशन था वो लेक्चर नंबर 11 में भी हमने वहां पर डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल आपके पास टेम्परेचर का जो रिलेशन था किसके साथ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो ये आपके पास के यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, ये रिलेशन था। इस इक्वेशन को हमने फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी का और साथ ही टेम्परेचर का जो रिलेशन था, सॉरी लेक्चर नंबर 11 नहीं था बल्कि लेक्चर नंबर 10 था, वहां पर हमने इसको डिस्कस किया। ठीक है, तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब अगर आप क्वेश्चन करें कि सर डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, कैसे, इसका मतलब यह है कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ेगा। दोनों का डायरेक्टली फॉर एग्जांपल जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक चीज बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहां पे आपका जो रिलेशन है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन, ये रिलेशन अगर ये अपान की सूरत में होता, फॉर एग्जांपल क्या अपान टी होता तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। कौन सा रिलेशन होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये आपके पास एमसीक्यूज नंबर 1, उसका जो आंसर है आपके पास बी, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 2 आपके पास है स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी रेफर टू अ गैस एट डैश। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड कंडीशन प्रेशर और टेम्परेचर का क्या, एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी पर टेम्परेचर कितना होगा और प्रेशर कितना होगा, इसके लिए एक खास कंडीशन है, वो है आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm, इसको क्या कहते हैं, एसटीपी कंडीशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एसटीपी कंडीशन। ठीक है, हाँ आपकी जहन में क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे जो डी है वो आपके पास है 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 101.3 किलो पास्कल यानी 1 atm के बराबर होता है।
बिल्कुल वहां पे जो एटीएम का यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो यूनिट है वो 180 है या 101.3 किलो पास्कल। बिल्कुल आप फॉर एग्जांपल 180 इसका इक्वल है, लेकिन वहां पे आपके पास जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, वो 30 है। इसकी वजह से उसको मैं एसटीपी कंडीशन नहीं कह सकता। ठीक है, तो ये आपके पास आपके जहन में अगर क्वेश्चन है कि सर डी जो आपके पास ऑप्शन है वो क्यों नहीं है, वहां पे 180 एम है, 101.3 किलो पास्कल का मतलब 180 एम होते, लेकिन वहां पे ये जीरो नहीं है बल्कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाँ, अगर जीरो होता तो फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर भी टिक लगा सकते, उसके ऊपर भी टिक लगा सकते, एक ही बात। ठीक है, ये आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2। अब हम मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। इफ द टेम्परेचर इज kept constant and the volume of a gas is double, the pressure of a gas is, इसका मतलब यह है कि यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके पास जो वॉल्यूम है यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम को हमने डबल कर दिया। वॉल्यूम कितना हुआ? डबल, 2 टाइम बढ़ा दिया। किसको? वॉल्यूम। और प्रेशर कितना होगा? बिल्कुल इजी है। फॉर एग्जांपल कैसे? PV इज इक्वल टू के, ये लेक्चर नंबर 6 है या 5 है जो भी है, फॉर एग्जांपल वहां पे इसको जो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू के, वहां पे इस इक्वेशन को मैंने डिराइव किया था। ठीक है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल जो इक्वेशन है ये यहां पे वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल P के साथ था। इस इक्वेशन के थ्रू इस इक्वेशन को मैंने डिराइव किया था। ये इक्वेशन बॉयल्स का था, बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशन था वो बॉयल्स लॉ ने डिस्कस किया था, और वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन था वो किसने डिस्कस किया था? चार्ल्स। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू के। अब फॉर एग्जांपल आप अगर क्वेश्चन करें कि वॉल्यूम को हमने बढ़ा दिया, ठीक है, P यहां पे मल्टीप्लाई 2 टाइम बढ़ा दिया, तो P इज इक्वल टू के अपॉन 2। इसका मतलब है 1/2, 1/2 बिल्कुल यहां पे के साथ फॉर एग्जांपल 1 भी है तो 1/2, यानी वॉल्यूम जो है 2 टाइम बढ़ाने से, डबल करने से प्रेशर हाफ होगा, आधा। फॉर एग्जांपल प्रेशर बढ़ेगा नहीं, कम होगा। क्यों? क्योंकि आपने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम होगा। ये किसने हमें बताया? बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो यहां पे आपके पास एमसीक्यूज नंबर 3 का जो आंसर है वो ए, रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू से हाफ जो है वो कम होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 4। मैं बार बार कह रहा हूं ये जो एमसीक्यूज है ये साथ ही साथ स्क्रीन पर भी शो होगा। ठीक है, वहां पे आपके पास 4 ऑप्शन है और उसमें से फॉर एग्जांपल उनके जो आंसर है वो यहां पे बोर्ड के ऊपर मैंने मेंशन किया है। ठीक है, तो एमसीक्यूज नंबर 4 है, द एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहां पर आपने किसके ऊपर टिक लगाना है? ऑप्शन नंबर ए, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। क्योंकि आपने क्लास 9 का जो केमिस्ट्री है वहां पे भी इसको डिस्कस किया होगा कि 1 मोल इक्वल टू दी, फॉर एग्जांपल किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल है उसमें कितने पार्टिकल हो सकते हैं? ये किसने हमें बताया था? एवोगाड्रो ने, कि 6.02 10 पावर 23 पार्टिकल हो सकते हैं 1 मोल के अंदर, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू नंबर 4 में आपके पास है 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज के 1 मोल बराबर होते हैं एवोगाड्रो नंबर के। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 5 आपके पास है मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल एट टेम्परेचर इज, यानी यहां पे फॉर एग्जांपल आपके पास जो रिलेशन है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। उसका जो रिलेशन था, उससे रिलेशन की वजह से जो इक्वेशन डिराइव हुआ है वो आपने बताना है। तो वो आपके पास है 3/2 kg, यानी ऑप्शन ए। ये लेक्चर नंबर 10 में वहां पर हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया कि ये कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 6, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, यानी फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी का, किसी भी इंसान की बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल, वो कितना है? वो है आपके पास 98.6 फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए 3 स्केल होते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। तो फ़ारेनहाइट आपके पास है 98.6 और सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये है नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर। एमसीक्यू नंबर 7,
यानी ऑप्शन ए। एमसीक्यू नंबर 6 का आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ठीक है, साथ ही साथ मैंने ऑप्शन ए बी सी ये मैंने साथ ही साथ यहां पे शो भी किया है ताकि आपके लिए इजी हो। MCQ number 7, the pressure P, the density rho, and the average speed of a molecule of an ideal gas are related by the equation। यानी प्रेशर के लिए जो इक्वेशन था लेक्चर नंबर 9 में हमने वहां पर इसको डिराइव किया था, प्रेशर का जो इक्वेशन था वो आपसे पूछ रहे कि प्रेशर के लिए आपने कौन सा इक्वेशन डिराइव किया था। आपके लिए ऑप्शन में गिवन है, तो P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। रो का मतलब डेंसिटी, ये आपके पास क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, इस इक्वेशन के थ्रू हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो डेरिवेशन था उसको वहां पर हमने डिराइव किया था लेक्चर नंबर 11 में। ठीक है, अब हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 8। इन एयर एट एसटीपी द एवरेज स्पीड ऑफ द एसटीपी कंडीशन पर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हवा में कौन सी गैस के जो मॉलिक्यूल है उनका स्पीड ज्यादा होगा। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नाइट्रोजन, हीलियम एटम इज ग्रेटर देन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑप्शन तो इजी है, लेकिन आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि सर ये एमसीक्यूज तो घुमा फिरा के भी दे सकते हैं पेपर जो बना रहे हैं, तो यहां पे इसका कंसेप्ट क्या है? यानी आपके पास जितने भी गैस स्टेटमेंट में गिवन है, इसके जो ऑप्शन है उसको आपने आपस में कंपेयर करना है। जिसका मास कम होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो हीलियम का मास सबसे कम है, कम होने की वजह से ऑप्शन नंबर डी जो आपके पास है उसके ऊपर आपने टिक लगाना है। हीलियम एटम इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, नाइट्रोजन का आपके पास कितना है? 14, और हीलियम का आपके पास कितना है? 4। तो हीलियम का एटॉमिक मास जो है कम होने की वजह से उसका स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है ना? अगर आप क्वेश्चन करें कि सर अगर ये ऑप्शन नंबर डी नहीं है, फॉर एग्जांपल पेपर में ऑप्शन डी अगर गिवन ही नहीं है, तो वहां पे इसको हमें कैसे कंपेयर करना है? तो आपके पास जो गैस के जो मॉलिक्यूल है उसका जो एटॉमिक मास है उनके बारे में अगर आपको पता है तो आप आसानी से वहां पे बता सकते हैं। अब आपकी जहन में क्वेश्चन होगा कि सर हमने कितने गैस के जो मॉलिक्यूल है उसका एटॉमिक मास हमने कैसे याद करना है? तो आपने कम से कम 20 यानी 20 तक जो एटॉमिक मास है वो आप याद करें। वहां पे ये नहीं कि आपसे यूरेनियम और आपसे फॉर एग्जांपल पोलोनियम के बारे में, ये जो आइसोटोप्स है उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं, बल्कि जिनका एटॉमिक मास कम होते हैं उनके बारे में आपसे पेपर में एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम 20 या 30 तक जो जिनका एटॉमिक मास है उसको आप याद करें, आपके लिए फिर इजी होगा। ये था आपके पास एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 9 आपके पास है if the absolute temperature of a gas is increased 3 times, the RMS velocity of the molecule will be। यहां पे आपके पास है √3 टाइम यानी सी के ऊपर आपने ठीक लगाना है। अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि सर कैसे, इसका क्या रिलेशन है? बता देता हूं। इससे अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहां पे एवरेज एनर्जी का जो रिलेशन था, फॉर एग्जांपल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो रिलेशन, v इज इक्वल टू 3kT अपॉन कैपिटल M अंडर रूट तक। M का मतलब मॉलिक्यूलर मास के कांस्टेंट है, और आपके पास जो T है वो टेम्परेचर है। अगर आप क्वेश्चन करें कि सर ये इक्वेशन कहां से आया, ये लेक्चर नंबर 11 में इसको मैंने डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल इससे मैंने 4-5 फार्मूले इससे मैंने बना चुका हूं, और वो एमसीक्यूज के लिए फॉर एग्जांपल या न्यूमेरिकल के लिए आप यूज कर सकते हो, तो उनके थ्रू आप एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल अब अगर क्वेश्चन करें कि सर यहां पे टेम्परेचर को 3 टाइम हमने बढ़ा दिया, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, ठीक है, यानी एवरेज वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो √T के साथ, किसके साथ? √T के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन पूछ रहे कि अगर टेम्परेचर 3 टाइम हमने बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ा दिया, ये रहा T की जगह आपने 3 लगा दी,
3 लगाने से आपके पास फॉर एग्जांपल एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास √3 टाइम्स। कहां से आया? इस रिलेशन के थ्रू। ये आपके पास के और 3k अपॉन m, इसके साथ नहीं बल्कि टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का या एवरेज वेलोसिटी का, सॉरी एवरेज वेलोसिटी का क्या रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। तो डायरेक्टली रिलेशन तो है, लेकिन वहां पे अंडर रूट भी था, तो अंदर 3 लगाने से √3 टाइम। हाँ, अगर आप क्वेश्चन करके सर यहाँ पे अगर 9 है, यहाँ पे अगर 9 है तो ठीक है, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये कैंसिल, तो एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3 टाइम्स। तो यहां पे फिर क्या होगा? 3 टाइम्स होगा। लेकिन अगर उसने लिखा इंक्रीज 9 टाइम्स, अब 3 टाइम है एमसीक्यूज में, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि अगर टेम्परेचर 3 गुना आपने बढ़ा दिया तो आपके पास फॉर एग्जांपल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? √3 टाइम। लेकिन अगर उसने बताया कि टेम्परेचर को 9 टाइम हमने बढ़ा दिया तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? वो कितना बढ़ेगा? तो 3 टाइम्स। अब √3 टाइम्स है, उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद आपके पास 3 टाइम्स होगा, अंडर रूट नहीं हो। ठीक है, क्यों? अंडर रूट स्क्वायर की वजह से कैंसिल हुआ। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 10। एमसीक्यूज नंबर 10 आपके पास है, a gas is enclosed in an isolated container which is placed on a fast moving train uniformly. The temperature of the gas, कह रहे कि गैस, आपके पास गैस है, उस गैस को हमने एक कंटेनर के अंदर बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, और वो जो कंटेनर है वो आइसोलेटेड है। अब स्टूडेंट के जहन में यहां पर भी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन होता है कि सर आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल उस कंटेनर में ना कोई चीज अंदर जा सकता है और अंदर से कोई चीज बाहर नहीं आ सकती, यानी हीट एनर्जी अंदर नहीं जा सकती और अंदर से बाहर नहीं आ सकती। ये जो सिस्टम है इसको क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसका आपके पास डेली लाइफ में जो एग्जांपल है वो आपके पास है थर्मोस फ्लास्क। ठीक है, थर्मोस फ्लास्क जो है उसमें अगर आपने गर्म पानी रखा या गर्म चाय आपने रखा, रखने के बाद वो ठंडा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हीट एनर्जी जो है वो फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी अंदर से बाहर नहीं जा सकती और बाहर से अंदर नहीं आ सकती, जिसकी वजह से वो चाय जो है वो ठंडी नहीं होती है। ठीक है, तो वो जो सिस्टम है उसको क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एग्जांपल। ठीक है, हाँ, आप अगर क्वेश्चन करें सर अगर हमने ढक्कन खोल दिया तो यहाँ पे तो एनर्जी अंदर भी जा सकती है, अंदर का जो एनर्जी वो बाहर भी आ सकती है, तो आपने वहां पे क्या करना है? ढक्कन खोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर अगर ढक्कन खोल दिया तो आइसोलेटेड सिस्टम है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे कि गैस का एक फॉर एग्जांपल हमने गैस को एक सिलेंडर के अंदर इंक्लोज किया, बंद कर दिया, और वो जो गैस है वो एक आइसोलेटेड कंटेनर के अंदर है, और उसके बाद फॉर एग्जांपल वो ट्रेन में है, ट्रेन, और वो जो ट्रेन है वो मूव भी करता है, यानी वो साथ ही साथ फास्ट मूविंग। यहां पे क्या लिखा है? फास्ट मूविंग ट्रेन, वो तेज रफ्तार से मूव करता है, हरकत करता है। ठीक है, और है यूनिफॉर्मली। अब यहां पे स्टूडेंट के सर में क्वेश्चन होता है कि यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि ट्रेन का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल वो बढ़ता भी नहीं है और साथ ही कम ही नहीं होता, एक ही स्पीड के साथ, एक ही वेलोसिटी के साथ वो मूव करता है। फॉर एग्जांपल वो 21 किलोमीटर पर आवर है, तो 21 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फॉर एग्जांपल वो कम भी नहीं होगा और ज्यादा भी नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा और डिक्रीज भी नहीं होगा। ठीक है, और अब आपसे क्वेश्चन करें कि टेम्परेचर बढ़ेगा, कम होगा, कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे। ऑप्शन ए इंक्रीज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ट्रेन, डिक्रीज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ट्रेन, या रिमेन कांस्टेंट। और डी जो आपके पास है कह रहे कि डिपेंड ऑन द ट्रेन स्पीड एंड डायरेक्शन, कह रहे कि वो डिपेंड करते हैं स्पीड या डायरेक्शन पर। तो यहां पे आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी क्या? रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि बाहर से एनर्जी जो है वो अंदर नहीं जा सकती और अंदर से एनर्जी बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है? रिमेन कांस्टेंट। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 12 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।